नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं मुकाबला। एक देश एक कानून यानी समान नागरिक संहिता पर एक बार फिर से देश में चर्चा शुरू हो गई है। यूं कहिए कि बहस छिड़ गई है और इसकी वजह बनी है उत्तराखंड सरकार का फैसला। दरअसल उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर चर्चा की और यह फैसला किया कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू हो इसके बारे में विचार करेगी और एक रणनीति तैयार करेगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद उनकी पहली कैबिनेट में पहला फैसला ही यह हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी बनाई जाए। दरअसल आपको बता दें कि वोटिंग से ऐन 2 दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी ने उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए ऐलान किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इस पर ऐतराज भी हुआ था, लेकिन उन्होंने वादा किया तो वादा निभाने की आज कोशिश भी की। उन्होंने कल ही जब पहली मीटिंग की कैबिनेट की तो उसमें यह प्रस्ताव पारित किया और एक कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। एक बार आपको सुनाते हैं अपनी पहली कैबिनेट के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। ये हमने संकल्प लिया था कि हमारी नई सरकार के गठन होते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लेकर आएंगे और उसके पीछे हमने कहा था कि हमारा राज्य हिमालय का राज्य है, गंगा का राज्य है, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र बिंदु हमारा राज्य है। हमारी यहाँ की धार्मिक विरासत है, हमारी अपनी संस्कृति है, सैन्य बाहुल्य हमारा प्रदेश है। वहीं हमारा राज्य दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सभी के लिए समान हो। ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार के गठन होते ही हम इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे और एक स्टेक होल्डर्स, विधि विशेषज्ञ और समाज के क्षेत्र में जिनका बड़ा अनुभव है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है, उन सभी को मिलाकर एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे। तो ये तो बात हुई उत्तराखंड की, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के बाद आज महाराष्ट्र में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष ने फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि ये कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं है, इसके लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है, चाहे नई सरकार आने के बाद ही कानून क्यों न लाना पड़े। कॉमन सिविल कोड पूरे भारत पर लागू होगा। इसमें महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है, इसलिए महाराष्ट्र पर भी लागू होगा। वोटों की राजनीति भाजपा नहीं करती है और जो भारत की संस्कृति में विश्वास करता है वो कभी नहीं करती है। राम मंदिर जब बनवाया, राम मंदिर का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया तो कौन से चुनाव होने वाले थे? 370 का जब कश्मीर के अंदर किया तो कौन से चुनाव होने वाले थे? ये हमारा लगातार चलने वाला एक भारत को एक करने का आंदोलन है, विचार है और कॉमन सिविल कोड उसी का एक हिस्सा है। वोट बैंक लाने के लिए ये सब काम नहीं किए जा रहे हैं। ये हमारे जीवन का सच है, हमारे जीवन का ध्येय है, हमारा राजनीतिक क्षेत्र में आने का उद्देश्य है और इसके लिए वोट बैंक की चिंता किए बिना कर रहे हैं और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक करते जाएंगे। लेकिन जब तक ये मौजूदा सरकार है, अलग अलग विचारों से बनी हुई सरकार है, आप लोग की मांग लगता है जैसे उत्तराखंड में तो शायद आप लोग कानून बना भी, लेकिन महाराष्ट्र में तो संभव नजर नहीं आ रहा फिलहाल की स्थितियों में। जनता की ताकत बहुत बड़ी होती है। यदि ये सरकार नहीं बनाएगी तो नई सरकार आके बनाएगी। सरकार जाएगी पर कानून तो बनेगा। इस पर अड़िग रहेंगे आप लोग? ये रहे। लेकिन समान नागरिक संहिता को लेकर जितनी बातें होती हैं उतनी ही उसकी राह में दिक्कतें भी हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट जहीर अब्बास रिजवी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इतना आसान नहीं है जितना बीजेपी सोच रही है। ये मसला बड़ा टेढ़ा मसला है, आसान नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए कि यहाँ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख धर्म के मानने वाले हैं, क्रिश्चियंस हैं यहाँ रहने वाले और कुछ यहूदी भी होंगे यहाँ रहने वाले और दूसरे ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, खासकर आदिवासी हैं। इन सब के अपने अपने आईनी कानून हैं। अब देखना यह है कि भाई ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकेगा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सरदार आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सिंह साहब स्वागत है आपका। एडवोकेट ईश्वरन भंडारी जी जुड़ रहे हैं। भंडारी जी स्वागत है आपका। डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ हैं,
मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। रहमानी साहब स्वागत है। दानिश कुरैशी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कुरैशी साहब का स्वागत। और मारिया तबस्सुम जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपका ही बहुत स्वागत है मारिया जी। अब सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड जैसे राज्य में वोटिंग से 2 दिन पहले ही क्यों सूझा पुष्कर सिंह धामी जी को इस बात का ऐलान करने की कि वो ऐलान किया जाए। खैर उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद सरकार बनने के बाद पहला निर्णय वो यही करते हैं, सारी चीजों को छोड़कर पहला फैसला वो करते हैं कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि काम करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। चलिए उन्होंने ऐलान किया था तो वो उस पर काम कर रहे हैं, ठीक। महाराष्ट्र में इसकी आवाजें गूंजना शुरू हो गई, उत्तर प्रदेश में ऐसी बातें नेता करने लगे, तो ऐसा लग रहा है कि अब एक माहौल बन रहा है, एक मोमेंटम बनाया जा रहा है कि पूरे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाया जाए। अब आरपी सिंह साहब सीधा सवाल है, ये जरूरत की बात है या सियासत की बात है? ये कोई नई बात नहीं है। पहली बात सर ये समझे, ठीक बात, ये जब संविधान बना था तब से ये मसला चले आ रहा है। गोवा के अंदर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक स्तर का है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे आवाज उठती रही। अलग अलग राजनेता, डॉक्टर इंदर प्रसाद जो पहले देश के राष्ट्रपति थे, आचार्य कृपलानी जी, अलग अलग समय पे इसको लेकर बात करते रहे, आवाज उठाते रहे। तो आप इसको ऐसा से मुझ सोचिए कुछ नई चीज़ हो गई। अभी भारत सरकार ने भी एक आयोग के आगे इसको रखा है, जो संविधान का एक आयोग है उसके आगे रखा है इसको। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ही ये धार्मिक ना पंथिक। मैं निवेदन करूंगा जितने पहले से आपके बैठे हैं, इसको धर्म और पंथ के चश्मे से मत देखें। इसको बहनों के, बेटियों के, बहुओं के, बेटों के बराबर अधिकार हो उससे देखें। ये इस नज़र से देखें कि क्या देश में एक जाति के लोगों को, एक वर्ग के लोगों को तलाक का अधिकार अलग होगा और दूसरे को डिवोर्स के सिस्टम कोड के माध्यम से जाना पड़ेगा। हालांकि अब ट्रिपल तलाक बंद हो गया है, परंतु तलाक तो अभी भी है। आप एक बार में तलाक कहकर छुट्टी कर सकते हैं और वो कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार क्या शादी की उम्र बराबर है, कुछ लोगों को 18 साल के लिए कहा गया, कुछ लोगों को 9 साल की छूट दे दी गई। तो देश में एक जैसा कानून हो तो इसमें क्या बुराई है। और मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती करूंगा, जब तक ये ड्राफ्ट नहीं आ जाता, वो अभी एक कमेटी बनाई है, वो ड्राफ्ट बनाएगी, वो ड्राफ्ट आने के बाद अपनी टिप्पणी करें। आप उसको प्रीएम्प्ट कर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएं, ये ठीक नहीं। एक बार अगले 2 महीने में, 3 महीने में, जितना समय उसको लगेगा, एक अच्छा ड्राफ्ट आने के बाद वो ओपन टू पब्लिक डिबेट होगा, उसमें चर्चा करिए, अपना विषय रखिए और जरूर फिर उस समय जो आपके बिंदु हो, आप कह रहे हैं संविधान में भी इसके बारे में मेंशन है, संविधान में ये कहा गया है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए देश की। और दूसरा आपने कहा देश की जरूरत भी है और समानता के लिए तीसरा एक बात और तीसरा लगातार कोर्ट भी ये कहता रहा है, लगातार कोर्ट भी ये कहता रहा है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, काम करना चाहिए। अब उस पर आस्ता आस्ता काम शुरू हुआ है और समाज में जो कुरीतियां हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको धर्म और पंथ से मत जोड़े। नहीं आपने, अच्छा ठीक है आरपी सिंह साहब, मैं आपकी बात दूसरे मेहमानों के पास ले जाता हूं, लेकिन आपने चूंकि इसमें कोर्ट की बात कही, ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश की कई अदालतें, कई हाईकोर्ट से बात कह चुके हैं कि अब वक्त आ गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। लेकिन उसमें आपकी सरकार का अदालत के सामने जो रुख था, मुझे वो भी बताना पड़ेगा। आपकी सरकार ने कहा अदालत से कि आप हमें लेकिन निर्देश जारी ना करें क्योंकि ये आपके दायरे में नहीं आता। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले को लेकर अभी भी तटस्थ रुख है। ऐसा नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिवली चाहती है कि ये काम किया जाए। मामला लॉ कमीशन के सामने, जैसा आपने बताया, हो सकता है कि आप धीरे धीरे इस पर कदम बढ़ाना चाहते हैं। चलें 1 मिनट, मैं रहमानी साहब के पास जाना चाहता हूं। आपने सारे तर्क सुने रहमानी साहब। अब देश में एक राज्य में कानूनी तौर पर पहल हो चुकी है उत्तराखंड में। अभी तक तो केवल बातें होती थी, मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया जाता था, लोगों को लगता था केवल पोलराइज करके वोट हासिल करने की बात है। उत्तराखंड सरकार इस ओर कदम बढ़ा चुकी है। देखिए, ये तो अभी हमारे बीजेपी के तर्जुमान साहब ने भी फरमाया कि गोवा में पहले से मौजूद है, तो उत्तराखंड में भी दी सेकंड स्टेट रिगार्डिंग दिस यूसीसी। ये बात सही है कि जब तक कोई ड्राफ्ट ना आ जाए उस पर कोई इजहार राय करना बहुत मुश्किल है। और हमने हमेशा ये मेंटेन किया है कि किसी चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट करना कोई अच्छी बात नहीं होती। क्या चीज़ है, क्या लिखा गया है, मुल्क में 3000 से ज़्यादा एंटिटीज़ रहती हैं, रिलीजियस भी, रीजनल भी, लिंग्विस्टिक भी, कल्चरल भी। उनके अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, उनके अलग अलग तरीक़े हैं।
उनका समावेश हम एक यूनिफॉर्म कोड में किस तरीके से करेंगे, ये हमारे जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बैठ के एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे जी। वो ड्राफ्ट जब सामने आएगा तो इस मुल्क में अकेले मुसलमान नहीं रहते, बहुत सारे और लोग भी हैं, वो भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, एक पब्लिक डिबेट हो, एक चर्चा हो, जो जमहूरियत का फायदा है उस पर जो चीज़ कंसेंसस हो उस पर उसे अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी एक बात इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 44 एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट को एड्रेस करता है और उसको ये दिशा निर्देश देता है कि आप कोशिश करते रहें कि बिलाखिर मुल्क के तमाम तबकात एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को एडॉप्ट करने पे आमादा हो जाएं। ज़बरदस्ती करने की बात नहीं करता, आमादा करने की कोशिश करता है। तो ये एक्चुअली यूनियन गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का, कि वो इस डायरेक्शन में स्टेप ले। नहीं, अब इसमें सर मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा ये सब्जेक्ट जितने इसके अंदर है, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पैकेज है, लेकिन उसके अंदर जितने हिस्से हैं, शादी ब्याह का मामला, तलाक का मामला, इनहेरिटेंस जायदाद का मामला, अडॉप्शन का मामला वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, यानी स्टेट्स को इख्तियार है उन पर कानून बनाने का। नहीं, वो इख्तियार है, इसमें मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने एड्रेस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये कह के कि देश के तमाम तबकात उसको कबूल कर लें, इसलिए ये पहली जिम्मेदारी तो यूनियन गवर्नमेंट की होती है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, चाहे मैं जानना चाहता हूं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं कि वो इस ओर बढ़े, या आप ये कह रहे हैं कि इसमें स्टेट्स काम ना करें? यस, इसमें इसलिए कह रहा हूं कि लॉ कमीशन ने 2018 में भी और 2020 में भी दो बातें कही हैं। एक तो जो सवालनामा आया था, उस सवालनामे का जो नतीजा था उस पर कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले या उससे बेहतर यह है कि वेरियस जो पर्सनल लॉज हैं, गवर्नमेंट उनका कोडिफिकेशन फैसिलिटेट करे, कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉज ऑफ वेरियस रिलीजन्स। उस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ये लॉ कमीशन की 2020 की रिपोर्ट है। तो मैं समझता हूं कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट को, और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा एक बार कि आई विल बी दी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ इन माई कंट्री, कि अगर गवर्नमेंट हमार कोई एक ऐसी काउंसिल बनाए कि जिसमें लीगल लिविनरीज और क्लर्जीज बैठ के एक कोडिफाइड मुस्लिम लॉ भी पेश करें, जो हम 40 साल से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से कह रहे हैं, वो नहीं सुन रहा है। मुझे याद है आपने ये बात कही थी रहमानी साहब। ठीक, मैं अगर आपकी बातें सर आगे ले जाऊं, क्योंकि अब आप ये मामला थोड़ा कुछ टेक्निकल और पेचीदा भी है, तो ईश्वरण चूंकि एडवोकेट हैं समझा सकते हैं। ईश्वरण जी, पहले तो आपको सुनने वालों के लिए सरल भाषा में इसका मतलब बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या है जो उत्तराखंड सरकार लाना चाहती है, और क्या ये किसी राज्य सरकार के इख्तियार में है कि वो ऐसा काम कर सके? देखिए, आपके कोई भी कानून अगर ब्रॉडली बात करें, हम तीन तरह बांट सकते हैं। क्रिमिनल लॉ, जिसके अंदर इंडियन पीनल कोड आ गया, एविडेंस एक्ट आ गया। कमर्शियल लॉज, जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, स्पेसिफिक रिलीफ आ गया। और ये सिविल लॉ ब्रॉडली शादी, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, गार्डियनशिप, इन सब मुद्दों को लेके। अब एक अहम बात आप समझिए, जब अंग्रेजी राज था तब उन्होंने क्रिमिनल लॉ को कॉमन कर दिया, इंडियन पीनल कोड सब पे लागू है। उन्होंने रेवेन्यू, पैसा कमाने के जो लॉज थे उनके लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी सबके लिए उन्होंने कॉमन कर दिया। उनको कोई लेना देना नहीं था औरतों की क्या हालत है, आप तलाक 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 बोल के छोड़ दें, आप 4 शादियां करें, आप 2 शादियां करें, आप 10 शादियां करें। उनको अपनी जो गवर्नेंस करनी थी और भारत से जो पैसा ब्रिटेन लेके जाना था, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए था, उसके लिए कमर्शियल लॉज चाहिए थे, वो सारे उन्होंने यूनिफॉर्म रखे। जिस सब्जेक्ट से उनको कोई लेना देना नहीं था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न एज में महिला की क्या पोजीशन होगी, मॉडर्न एज में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, उसको उन्होंने छोड़ दिया। पर जब संविधान बना तब भी ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स के, फ्रेमर्स के दिमाग में थी और उन्होंने साफ साफ कहा, स्टेट शैल एंडेवर। अब यहां पे एक मिनट पॉज कीजिए। जब उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, तब हिंदू भी ब्रॉडली पर्सनल लॉ से गवर्न थे और मुस्लिम भी ब्रॉडली पर्सनल लॉ से गवर्न थे। तो ये एक आशा की जा रही थी कि जब ये लॉ को कोडिफाई किया जाएगा, जैसे क्रिमिनल लॉ है, कमर्शियल लॉ है, वैसे ही ये हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सारे धर्मों के लिए एक साथ आएगा। पर नेहरू सरकार ने ये फैसला लिया और ये डिबेट्स का हिस्सा है कि हिंदू समाज और जो साथ में
बाकी है सिख, बुद्धिस्ट, जैन, इन सब के लिए तो लॉ आ गया, पर मुस्लिम्स को इसके परव्यू से बाहर रखा गया। और कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने, कृपलानी जी जो बाद में सोशलिस्ट नेता बने, कांग्रेस के मेरे ख्याल से अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने कहा नेहरू सरकार का यह फैसला कम्युनल है, क्योंकि आप क्यों सिर्फ इस दायरे में कुछ समाजों को रख रहे हैं और कुछ को बाहर रख रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। वही कम्युनलिज्म का बेसिक डेफिनेशन है जी। और उन्होंने कहा क्यों आप औरतों की स्थिति नहीं सुधार रहे उसके अंदर। तो ये उन्होंने ही चैलेंज किया था, ये बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं ने इसको कम्युनल कहा हुआ है, जब बीजेपी का मेरे ख्याल से जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये बात रखते हुए उसके बाद हम कोर्ट्स पे आ जाते हैं। सिर्फ हाई कोर्ट नहीं सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट्स में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए इस देश के अंदर। और अब जब उसकी पहल हो रही है, और आपने बिल्कुल सही कहा स्टेट के पास पावर है करने की, इसकी पहल हो रही है, मैं भी ये चाहूंगा यूनियन भी करे, पर कई बार यूनियन के लॉ भी पायलट बेसिस पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाते हैं। यहां तो स्टेट के पास पूरी क्षमता है करने की। जब ड्राफ्ट आएगा, ये बात आरपी सिंह जी की बिल्कुल सही है, जब ड्राफ्ट सामने आएगा तभी हम इस पे टेक्निकल बहस कर सकते हैं, ये सही है ये गलत है, पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, आपने कहा ये संविधान में मेंशन है कि ये लाना चाहिए, आपने कहा राज्य सरकारों को पूरा इख्तियार है कि वो ऐसा कानून ला सकती हैं, और केंद्र सरकार भी इस ओर आगे बढ़ रही है, तभी एक ड्राफ्ट की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। मैं दानिश कुरैशी जी को, मारिया तबस्सुम जी को लाना चाहता हूं, चर्चा में लाना चाहता हूं। अभी तो रहमानी साहब यहां बैठे हैं, दानिश जी, उन्होंने भी कहा कि आउटराइटली वो भी रिजेक्ट नहीं करेंगे इसको, जब तक कि एक ड्राफ्ट ना आ जाए और पता चले कि किस किस्म का कानून लाना चाहता है कोई। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो आरपी सिंह साहब की बात से इत्तेफाक है कि ड्राफ्ट आ जाए, उसके बाद ही उसमें उसकी कमियां और खूबियां निकाली जा सकती हैं। उससे पहले किसी भी तरह की बात करना बेवकूफी की अलामत है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि आर्टिकल 14 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर नागरिक को कानून के सामने बिल्कुल इक्वालिटी के साथ खड़ा करता है। रह गई बात यूसीसी के मामले को लेकर के, तो देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में पिछले चंद सालों से मुझे ऐसा लगता है कि कानून बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जरूरत किन चीजों की है, उस पर जाकर आवाम से राय लेना या आवाम के बीच में जानने से ज्यादा कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, और मुझे वही इसमें भी बू नजर आ रही है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप मुझे बताइए कि यूसीसी में आप क्या लेकर के आएंगे। यूसीसी में अगर लेकर के आएंगे तो क्या हमारे यहाँ क्रिमिनल एक्ट की अगर बात की जाए, किसी भी महिला के साथ, किसी भी पुरुष के साथ कोई भी प्रकार की क्रिमिनल घटना घटती है तो वो आईपीसी सीआरपीसी से कवर है, ठीक है। किसी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कहीं भी फोर्सिबली तो आप कोई भी पर्सनल लॉ किसी पे लागू नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि सिक्स के पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज हैं, अगर प्रॉपर्टी को लेके, एक्सेशन को लेके और सारी चीजों को लेकर के अगर उनका इंटरनल सॉल्यूशन अपने रिचुअल्स के मुताबिक आ जाता है तब तो ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई भी बंदा अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट तो उसके मुताबिक फैसला करेगी जो हमारे कानून कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन चीजों को पॉलिटिसाइज करने के बजाय मुझे ये लगता है कि लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है कि हम अपनी चीजें जो हैं बिल्कुल कॉमन तरीके से लाइफ को जीना शुरू करें, इंस्टेड ऑफ फोर्सिबली। और जैसा कि आपने कहा कि सौरभ जी, आपने कहा कि सरकारों के पास अधिकार है, तो देखिए मैं उत्तराखंड की सरकार नहीं, मैं देश के हर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार का एक व्याख्या कर दूं। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, सरकार का मतलब होता है आवाम, आप समझिए। और हमारे मुल्क की जो 100-125 करोड़ की आवाम है, ये सारे लोग जाके पार्लियामेंट में जाके अपनी राय नहीं दे सकते, इसलिए हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन होता यह है जब जनप्रतिनिधि प्रजा के या जनमत से विपरीत जाके कोई काम करेंगे तो हमारा राइट टू रिजेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ईश्वरन आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, मारे जी के पास जाऊंगा, उसके बाद जी ईश्वरन बोलिए। मैं कंप्लीट कर लूं सौरभ, एक और सेकंड कहने का मतलब 10 सेकंड रुक जाए। हम बोलिए। जी। अब सवाल यह है कि आप सरकार की जब बात करते हैं तो आवाम की राय लेने की जरूरत है, और अगर इतने कोई सेंसिटिव मुद्दे हैं तो मुझे लगता है कि रेफरेंडम पे क्यों नहीं जाना चाहिए। हमने देखा, मैं देखिए दानिश साहब, मेरी समझ तो ये कहती है कि कोई भी ऐसा कानून बनता है तो उसमें रायशुमारी जरूर होती है और उसमें पब्लिक के भी कमेंट्स मांगे जाते हैं। एक ईश्वरन ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में। जी बताइए सौरभ जी, जो ये सारी बातें हो रही हैं कि समाज को प्रिपेयर करना चाहिए, ये 1950s में सारी बहस पार्लियामेंट में हो चुकी है। जब नेहरू जी ने ये सिर्फ हिंदू कोड बिल लाए थे जिसमें वो लॉज आए थे, तब यही कहा गया था कि मुस्लिम समाज अभी रेडी नहीं है, अभी डिस्कशन की जरूरत है, अभी उनको प्रिपेयर करने की जरूरत है। उस बात को 75 साल हो गए हैं, अब कानून की जरूरत है। आपने देखा ट्रिपल तलाक जैसे कानून पे कितना विरोध आया, तो क्या जो डोमिनेंट वॉइसेस हैं
सिर्फ वही बोलती रहेंगी या महिला को इतना हक मिलेगा कि तलाक अब महिलाओं की इतनी बात होती है, मारिया जी को लाना चाहता हूं चर्चा में। पुष्कर सिंह धामी जी से भी जब वजह पूछी गई क्यों लाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर जस्टिस, सोशल हार्मनी, ये वजह है जिनकी वजह से इस कानून की जरूरत है। मारिया जी। जी, तो जैसा आपने कहा है कि अभी तक तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट बनाने के लिए किससे कंसल्टेशन किया जा रहा है? उस कमेटी में कौन कौन बैठे हैं? क्या वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? क्या सब धर्मों के सभी लोग उसमें, और सभी पॉलिटिकल डिविजन्स के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग उसमें बैठेंगे बनाने के लिए? वो हमको पहले देखना है। तो पहले अगर सामने ड्राफ्ट लाया जाए तो शायद हमको मामला और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह डिसाइड किया गया कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा कि हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है हमारे लिए, जबकि हम मुस्लिम समुदाय वाले लोग ये मानते हैं कि वो हमारे लिए एसेंशियल है, तो इसीलिए थोड़ा सा शायद भरोसा कम होता जा रहा है कि ये हमारे हित में है या नहीं, या हानि करेगा ये। और बहुत मुश्किल है, ये तो कहा गया है ना, ये तो आप लोग सबने पढ़ा होगा कि क्या कहा इस लॉ कमीशन ने, क्या कहा, इट इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। तो इसका मतलब क्या है? डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो प्लुरलिटी है उसको आपको सेफगार्ड करना है। इंडिया में जो कई इतने सारे रिलीजन्स हैं, उसको आप क्या एक ही रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं? ये मारिया जी, मैं इस बात से तो सहमत हूं कि एक बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन जब आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, जिन लोगों ने आपको वो हम सबको वो अधिकार दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने ही तो ये लिखा ना उसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना चाहिए। जी, अंबेडकर जी ने, जब हिंदू लॉ की अभी बात हो रही थी, तो क्या वो प्रस्ताव को माना गया था? क्या हिंदू जो कोड आया था, क्या उसको माना गया था उस जमाने में? नहीं माना गया। उसका बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो लागू, वो कानून तो बना ना। कानून कब हुआ? 2005 में बना वो कानून, जब बेटा और बेटी को बराबर जायदाद देने का हक था। तब तो उस जमाने में लोग बिल्कुल राजी नहीं थे। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कानून बना ना, उस बेटी को एक गारंटी तो मिली ना हमारे कानून के तहत। जी, तो इस्लाम में तो इसकी पहले से गारंटी है ना, हमको विमेन को भी हमारे प्रॉपर्टी का हक दिया जाता है। तो हमको इससे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये चलिए ठीक है, चलिए ठीक, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ठीक, मैं आपकी बात समझा कि अगर ये बात आनी है, अगर ये महिलाओं के लिए किया जा रहा है, समानता के लिए किया जा रहा है, तो ये उस तबके से आवाज उठे, मांग की जाए इसकी, तब तो आप करें। वो कह रही है कि हमारे लिए पहले प्रोविजन है, तो हम पर आप जबरदस्ती ना थोपें। उत्तराखंड की सरकार समान नागरिक संहिता के ऊपर कदम उठा चुकी है। महाराष्ट्र में ऐसी मांग उठ रही है, उस पर आज हम बहस कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब के पास जाना चाहते हैं। दो बातें आई सर, यहां दानिश जी बैठे, उन्होंने कहा कि जो कहा गया है संविधान में, उसका मतलब यह नहीं कि कानून बना के थोपें, बल्कि कानून पर लोगों को लाएं सहमति बनाकर। तो मारिया जी यहां पर थी, उन्होंने कहा कि जब हमें जरूरत नहीं है, आप हमारे नाम पर यह कानून ना लाएं। पहली बात तो मैं बहन जी को बोल दूं, उनके नाम पे कानून नहीं आ रहा, ये देश की सब महिलाओं के नाम पर आ रहा है। ये सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान बहनों के नाम पर, बाकी जो समाज में बाकी बहनें हैं उनके लिए भी है। ऐसे ट्रिपल तलाक के लिए भी कहते थे कि हमारे नाम पे मत लाए। आज ट्रिपल तलाक से सब बहनें खुश हैं, खूब खुश भी और खूब उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। पर खैर, मैं एक अम्बेडकर जी की एक जानकारी दे दूँ। अम्बेडकर जी के बारे में कहा कि अम्बेडकर जी ने कहा था ये विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये आपकी इच्छा पे नहीं डिपेंड करेगा, ये देश के पार्लियामेंट पे डिपेंड करेगा। ये अम्बेडकर जी का कोट करो। एक बात और छोटा, और जो दानिश जी कह रहे थे कि लोगों की राय, वो असेंबली चुनाव से पहले कहा गया कि हम ये इस नाम पर आपसे वोट मांग रहे हैं, आपका मन करे तो वोट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए वोट। लोगों ने अपनी राय प्रकट करी, आशीर्वाद दिया। आप कह रहे हैं वो रायशुमारी हो चुकी, लोगों की सहमति मिल चुकी चुनाव में। हाँ, चुनाव से पहले कहा, चुनाव के बाद नहीं कहा, चुनाव से पहले कहा, और उसको कहा भी हम लाना चाहते हैं। ठीक, समान आचार संहिता पर बात कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में अपने चुनावी वादे को अमल में लाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। ब्रेक से पहले आरपी सिंह साहब ने कहा, दानिश जी से मेरा सवाल है, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये मुद्दा जो है लोगों की राय पर नहीं छोड़ा जा सकता, लोगों की विल पर नहीं छोड़ा जा सकता। कानून बनाने का काम असेंबलियों का है, पार्लियामेंट का है, वहीं से आएगा ये कानून। आपकी आवाज नहीं आ रही दानिश जी, एक बार म्यूट किया होगा आपने, देखें। हाँ जी बोलिए। एक बात मैं कह दूं, सिंह साहब ने जो कहा कि प्रजा ने जो वोट दे दिया वही जो है उनकी राय बन गई। तो उत्तराखंड में जहां तक मुझे पता है 44% भाजपा को वोट मिले हैं। और अगर वो कोई भी ये समझता है कि भाई जमहूरियत में 44% लोग जो है 100% पे कानून बना के लागू कर देंगे, और वो भी जिनको वो अफेक्ट करता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा सीरियस कानून अगर बनाना है
तो जमहूरियत का जो कोड है उसको बरकरार रखने। सिंह साहब मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा प्लीज। ठीक। तो होना ये चाहिए कि जब हम कानून बना रहे हैं, और वो भी इतना सेंसिटिव मामला है कि किसी की, ऐसा तो देखिए कोई ये तो नहीं कह रहा है कि किसी की हत्या हो जाए तो उस पर कानून नहीं बनना चाहिए, ऐसा तो है नहीं। अगर कहीं किसी परिजनों के किसी रिचुअल्स के धार्मिक मुद्दों को टच करने वाले मामले हैं तो उनको लेकर के मुझे लगता है कि उनकी राय लेनी चाहिए। जैसा कि ट्रिपल तलाक के मामले में भी 40 लाख लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था, आपने देखा होगा, और उस वक्त भी हमने ये कहा था कि भाई आपको जरूरत लगती है तो एक बार रेफरेंडम ले लीजिए। बात यहाँ रिशफलिंग की या वुमेन अपलिफ्टमेंट के मुखालिफत की नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका के इस देश में नागरिक के तौर पे हक है, ठीक है, उसकी राय होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय। ठीक है दानिश जी। रबानी साहब, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि इसको पहली नजर में ही नकार देना ठीक नहीं होगा, इंतजार करना चाहिए जब तक कोई कानून आए। लेकिन बात होते होते यहां तक पहुंच गई कि सरदार साहब ने यह कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मैंडेट दिया है बनाने का। चुनाव से पहले कहा था हम लाएंगे, चुनाव जिता दिया तो अब ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इश्करन जी ने जो कहा था, जिसपे मैं उस वक्त इंटरवीन करना चाहता था जी, नेहरू जी जो कोर्ट बिल लाए थे उसको पास कराने में 5 साल लग गए थे, कितनी शिद्दत के साथ। इवन राजेंद्र प्रसाद जी ने भी, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उस वक्त, उन्होंने भी उसकी मुखालफत की थी। हिंदू समाज में उसका बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन नेहरू जी ने किसी सूरत करा लिया। हम ये कहते रहे और मैंने हमेशा ये बात कही है, और ये जो इश्करन जी ने कहा कि उनको कम्युनल कहा गया, मैं ये कहता हूँ कि जब हिंदू पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन हो गया तो व्हाई नॉट मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये बात तो उसी वक्त तय हो जानी चाहिए थी। अगर ये कह भी दिया था कुछ समय चाहिए, अव्वल तो मुझे नहीं याद कि किसी ने कहा, तो उसके बाद हो जाना चाहिए था। इसका मतलब भी एक बार समझा दीजिए रमानी जी, आप लोगों की समझ में बात आए, क्या मतलब होता है इसका कोडिफिकेशन का? आप क्या, जब आप कहते हैं मुस्लिम लॉज का कोडिफिकेशन हो तो क्या मतलब है? मैं बताता हूं, उसको भी क्लियर करता हूं कोडिफिकेशन का क्या मतलब है। मुस्लिम समाज में भी कोडिफिकेशन का विरोध है, पर्सनल लॉ बोर्ड में भी कोडिफिकेशन का विरोध हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं क्लियर कर। लेकिन जो आरपी सिंह जी ने कहा कि हमने मैनिफेस्टो में कहा था और उस पर हमको मैंडेट मिल गया, नहीं, कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। मैंडेटेड गवर्नमेंट को कानून बनाने की इजाजत होती है, लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में स्टैंडिंग कमेटी पर में भी जाके बहस होती है बिल के ऊपर, और पब्लिक डिबेट भी होती है मैंडेट मिल जाने के बाद। इसलिए वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये कानूनन गलत है वो बात जो आरपी सिंह जी ने कही। तीसरी बात जो इस डिबेट्स में महसूस हो रहा है कि वुमेन राइट इन वुमेन इक्वल जस्टिस के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये वुमेन जस्टिस के नाम पे यूसीसी लाया जाएगा, इससे ज्यादा एब्सर्ड कोई बात ही नहीं हो सकती। यूसीसी का जो सार है, इसका मतलब उसको समझा ही नहीं जा रहा, और फिर ये पॉलिटिकल एक्टिविटी लगने लगता है। इसकी वजह से ये पॉलिटिकल एक्टिविटी लगता है। जहां तक कोडिफिकेशन का ताल्लुक है, कोडिफिकेशन का मतलब यह है कि किसी भी धर्म के जो पर्सनल लॉज हैं, इंडिया में सिर्फ पर्सनल लॉज ही अलाउड है, उन पर्सनल लॉज को एक कानूनी जो आर्टिकल वाइज सूरत है वो एक दी जाए, उनके अपने अंदर वो चर्चा करे, और उसके बाद निकाह कैसे होगा, तलाक कैसे होगा, फेरे लिए जाएंगे या जायदाद कैसे बटेगी, इनहेरिटेंस के लॉ वो आर्टिकल वाइज मेंशन कर दिए जाए, पार्लियामेंट में वो पेश किए जाए, पार्लियामेंट उसको पास करे, और उसके बाद वो अदालतों में चले जाए, और अदालत को आप कह रहे हैं कि यूसीसी से पहले ये कोडिफिकेशन जरूरी है, पास करे। आप कह रहे हैं यूसीसी लाने से पहले कोडिफिकेशन जरूरी है। लॉ कमीशन ने, मैं भी यही कहता हूं, और लॉ कमीशन ने यही कहा है, जो अभी मारिया जी ने भी कहा कि नीदर इट इज रिक्वायर्ड और इट इज, ये आरपी सिंह साहब की राय इस पर ले, फिर आप जाते हैं आगे मेहमानों पर। सिंह साहब, देखिए, पहली बात तो जो मुझसे इनसे पहले दिनेश जी ने कहा, दानिश जी ने कहा कि रेफरेंडम की बात करी। सर, रेफरेंडम होगा तो कश्मीर पे फिर रेफरेंडम करना पड़ेगा आपको। ये सब विषय नहीं है। इस देश में रेफरेंडम नाम से कोई कानून नहीं है, कोई रेफरेंडम का कोई सिस्टम नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में है, हमारे यहाँ नहीं है, पहली बात। दूसरा, 370-35 से हटाया गया वो, और लाया गया जिस ढंग से लाया गया, और फिर वापस जब हटाया गया, कोई रेफरेंडम के माध्यम से होगा क्या देश? और अगली बात, देश शरीयत के कानून से नहीं चलेगा। देश का संविधान के अंतर्गत जो कानून बनेगा। और जो अभी कह रहे थे अमित साहब की, आरपी सिंह ने कह दिया, मैंने ये कहा कि उस प्रक्रिया को शुरू करने का मैंडेट हमने मांगा है, उसमें सारे प्रोसेसेस आएंगे। अरे एक मिनट टोकन, रमानी साहब एक मिनट, आपकी बातें उन तक मैं भी ले जाऊंगा। अदब से रमानी साहब, थोड़ा अदब से। मैंने ये कहा कि उस प्रोसेस को शुरू कर, प्रोसेस तो कहीं शुरू होगा ना। मैं आपकी बात से राय रखता हूं कि उसमें
कंसल्टेशन प्रोसेस होगा, एक टाइम आएगा कंसल्टेशन का, परंतु हमको मैंडेट मिला है कि हम उस ओर बढ़े, हम उस मैंडेट को स्वीकार कर रहे हैं और उस मैंडेट के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। नहीं, अब जैसे मारिया जी ने पूछा था कि जो कमेटी बनाई जाएगी क्या उसमें वो लोग होंगे जिनके लिए ये काम किया जा रहा है, मगर मुसलमान उससे इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या उनसे भी राय लेंगे? क्या यही तो मैं कह रहा हूं कि इसको धर्म के और पंथ के चश्मे से निकालिए, रिलीजन के चश्मे से निकालिए, कृपा करके इसको रिलीजन के चश्मे से मत देखिए। सर वो कैसे निकाल दें? देखिए इस पर बड़े ऑनेस्टली बात करनी चाहिए। ये सारे पर्सनल लॉज धर्म से ही तो जुड़े हैं, आप उन्हीं को तो सबके लिए समान करना चाहते हैं ना। हाँ, मैं तो एक धर्म और पंथ को मत जोड़िए ना जी, इसमें सबकी चिंता होगी, ठीक है, सब लोगों की बात होगी। ठीक है मारिया जी, आपके सवाल का जवाब आ गया कि सबसे चर्चा होगी। जी, आप आरपी सिंह जी ने यह भी कहा कि ट्रिपल तलाक जो आया था तो अब मुसलमान औरतें बहुत खुश हैं। अब आप बताइए, पहले जब इस्लाम में इतना आसान था डिवोर्स लेना, अब इतना मुश्किल हो चुका है क्योंकि सब मर्द डरते हैं ट्रिपल तलाक देंगे हम तो हम जेल में जाएंगे, और अब तो और कठिन हो गया है जीवन। ये तो ऐसे हो गया है जैसे कोई सन्यास लेकर, पहले इस्लाम में ये अलाउड नहीं था कि कोई हस्बैंड सन्यास लेकर चला जाए और अपनी पत्नी को छोड़ दे बेसहारा, और ये कि सन्यास के नाम पर वो महान आदमी महापुरुष बन जाए और उसकी बीवी वहां पर सड़ते रहे पूरी जिंदगी। ये तो इस्लाम में होता नहीं था। पहले आसानी से तलाक दे सकते थे और उसकी दूसरी शादी होती थी। अब ये मुसीबत हो गई है हमें कि तलाक मिलता नहीं है, तो जिंदगी भर हम वो महापुरुष का इंतजार करते बैठे। नहीं तबस्सुम जी, लेकिन जो ये कानून पार्लियामेंट ने बनाया, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था ना। पहला हुक्म तो सुप्रीम कोर्ट से आया और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिलाएं गई थी ना इसके खिलाफ। जी, तो इसके दूसरे पक्ष को देखा नहीं गया ना, और ये जो महिलाएं गई हैं जिनके पक्ष को आप सिर्फ उनके पक्ष को देखना चाहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी जो आज सफर होती है आप उनके पक्ष को देखना ही नहीं चाहते। अब ये कैसे तय होगा कि जो आप कह रही हैं वो मेजॉरिटी वॉइस है, या वो महिलाएं जो अदालत गई थी वो मेजॉरिटी वॉइस थी? बिल्कुल सही था। अब ये तो कोई तय नहीं कर सकता। मसला कानून से पैदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही था, उस पर किसी को एतराज नहीं। मसला कानून से पैदा हुआ जब एक सिविल मैटर को पार्लियामेंट ने बहुत ही लिमिटेड सी डिबेट के साथ में क्रिमिनलाइज कर दिया। मसला वहां है, मसला सुप्रीम कोर्ट। दानिश जी भी कह लें, फिर आरपीजी जवाब दें तीनों का। क्या पूरी दानिश कमेटी ने? देखिए सौरभ, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि सिंह साहब ने जो कहा कि रेफरेंडम की बात, देखिए इन्होंने, मुझे इसी बात से दिक्कत है, प्रॉब्लम यह है कि क्या कश्मीर में रेफरेंडम लेने की जो बात कही मैंने, तो यूसीसी के लिए रेफरेंडम लेने की बात की। तो जब ये दो चीजों को इस तरीके से इनक्लब करते हैं ना, यही सियासत दिखाई देती है। मैं तो ये कहूंगा कि यूसीसी के मामले में अगर हम बात करते हैं कि यूसीसी में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाएंगी, तो कश्मीर के लोग भी हमारे भारत के नागरिक है, उनसे भी अगर रेफरेंडम सब स्टेट से लिए जाएंगे सपोज टू बी, तो उनसे क्यों नहीं लिए जाएंगे? लेकिन वो सीधा कहां ले गए? किस रेफरेंडम की बात चलती है कश्मीर में? दूसरे नंबर की बात वो ये कह रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए, क्या सिंह साहब यूसीसी के नाम पर इस देश को रिलीजन लेस कर दिया जाएगा? यूसीसी में हिंदुइज्म एक्सक्लूड हो जाएगा, मुस्लिमिज्म एक्सक्लूड हो जाएगा, बुद्धिज्म एक्सक्लूड हो जाएगा, जैनिज्म एक्सक्लूड हो जाएगा, सिर्फ हम ये सेक्युलर फॉर्म बना के रख देंगे कि भाई शादी का फॉर्मेशन ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके बाद रिचुअल्स राइट सारे समाज के खत्म हो जाएंगे, सब धर्म के खत्म हो जाएंगे, ये क्या होगा? तो कहने का मतलब यह है कि तस्लीम रहमानी साहब ने जो कोडिफिकेशन की बात कही, हम ये अक्सर कहते आए हैं, और अभी जो बात आपने कि इस पर, चलिए इस पर बात करते हैं दानिश साहब। आपने कहा ऐसा हो जाएगा तो क्या रिलीजन लेस हो जाएगा? बात बड़ी लिमिटेड चीज की है, यूसीसी में बड़ी लिमिटेड चीजें हैं, और अगर हिंदुओं के लिए कानून बन गया, आज फैसले अदालतें करती हैं, तो क्या उससे हिंदू धर्म की आस्था कमजोर हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं सौरभ जी, कि सवाल आके यही खड़ा है कि एक वर्ग को अगर ऐसा लग रहा है कि दिस इज द अटैक ऑन द रिचुअलिटीज ऑफ माय रिलीजन, क्यों उसे कॉन्फिडेंस में नहीं लेने की जरूरत है? जरूरत कॉन्फिडेंस बढ़ाने की है, जरूरत कानून की मुखालिफत नहीं है सौरभ जी। आरपी सिंह जी, चलिए, अच्छा लगा मुझे जो कल तक सेकुलरिज्म को दूसरे रंग से परिभाषित करते थे, जहाँ उसके दूसरे रंग से लंका पीटते थे, आज उसको दूसरे रंग से प्रकट कर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा लगा दानिश जी, परंतु विषय पे आए। हमने कब कहा कि नहीं राय होगी? अभी तो मैंने शुरू में कहा कि ड्राफ्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट के बाद अपनी राय रखिएगा। आज तो अभी ड्राफ्ट पे ही आप इतनी बात कर रहे हैं। ये इसी प्रकार, एक मिनट दोस्त, एक मिनट, ये इसी प्रकार का विरोध है जिस प्रकार से सीए का विरोध किया था। अरे भाई, कानून देश के मुसलमान के लिए था ही नहीं, आपने कहा नहीं देश के मुसलमान को देश से बाहर निकाल देंगे। कृपा कर ये जो बंटवारा, कानून के नाम पर बंटवारा आप करते हैं, हम तो देश में एक जैसा मामला करना चाहते हैं। और एक बात और सौरभ मैं कह दूं, आज यहाँ की जितनी 2-3 हमारे साथी बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेकंड टर्म में बनने के बाद सबसे पहले चिंता करी मुसलमान बच्चों के लिए स्कॉलरशिप थी, 5 करोड़ मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप की बात करी, सबसे पहला जो बिल पास किया। तो ये कहीं सोचना कि अलग है या बाहर है,
देश में सबके लिए, जो बहनें हैं उनके लिए हो, जो बंटवारे का मामला वो एक जैसा हो, तलाक का मामला एक जैसा हो, ये नहीं कि कोई तलाक कह दे कोई डिवोर्स कर ले, गोद लेने का मामला एक जैसा हो, कई सारे इश्यूज हैं, उस पर एक ड्राफ्ट आने दीजिए। उसके बाद आपका जो पक्ष हो आप उस कमेटी के आगे पक्ष रखिएगा, उस पर भी टीवी डिबेट्स होगी, उस पर भी चर्चाएं होंगी। परंतु ये कहना कि नहीं हम तो रेफरेंडम से ही चलेंगे, दोस्त देश में रेफरेंडम हमारे यहाँ होता है, वो होता है समय कम है, मैं बाकी लोगों को एक एक बार इंक्लूड करना चाहता हूं। दानिश जी बोलिए। देखिए, जब सबसे पहले इन्होंने बात की मुसलमान 5 करोड़ बच्चों की, तो मैं आपको बता दूं कि माइनॉरिटी कमीशन का जो गठन है आज तक गुजरात में, राजस्थान में, कर्नाटक में कमीशन तक नहीं है और ये बात कर रहे हैं। दरअसल मैं फिर से यही कहूंगा कि इन चीजों को कंट्रोवर्शियल करने के बजाय मुझे लगता है कि लोगों को इसका लीगल टर्म समझाने की जरूरत है। मैं वही कह रहा हूं कि जो आर्टिकल 24 आर्टिकल 44 जो कह रहा है ना, उसमें लोगों को आमद करने की जरूरत है। सुनिए, उसमें लोगों को सिंह साहब प्लीज, आप ना आपकी बात सुनाई, समझ में आ रही है ना उनकी। आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, सुन तो लीजिए आप। मुझे लगता है कि आर्टिकल 44 का इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो सॉफ्टली होना चाहिए बजाय के फोर्सफुली। और अगर फोर्सफुली लागू करना है तो सारी चीजें लागू हो रही हैं, फिर मुखालिफत भी देखेंगे आप। जिस सिरे से जो डिवीजन की जो पूरी पॉलिटिक्स है, अगर पॉलिटिसाइज ही करना है, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि दो चीजें, एक तो चीज है पॉलिटिफिकेशन की, आपको पॉलिटिसाइज करना है सिचुएशन को तो ठीक है। अच्छा भी साफ साफ बताइए दानिश साहब, आप ये कह रहे हैं कि जैसे सीएए का विरोध सड़कों पर उतर के करना पड़ा था मुसलमान समाज को, अगर जबरदस्ती यूसीसी थोपेंगे तो भी ऐसा ही होगा? नहीं, देखिए वो तो सर्व समाज, जो समाज पूरा जो डिसीजन लेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और उसके अलावा दूसरे धर्मों के जो बोर्ड है वो लोग आएंगे साथ में। उस तरीके का जो भी प्लान होगा, अगर ड्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें होंगी तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे, सरकार फोर्सफुली लागू करने की कोशिश करेगी और फिर जो भी होगा जमहूरी में निजाम में हम उसका वो तरीका इस्तेमाल करेंगे। इनके जो मित्र हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने भी कहा था कि सीए किसी मुसलमान के विरोध में नहीं है, इनके मित्रों ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। परंतु मैंने कहा ना, एक नैरेटिव खड़ा करना है, बिना बात के एक नैरेटिव बनाना है। मैंने शुरू में कहा ड्राफ्ट आने दो, ड्राफ्ट आने के बाद उस पर चर्चा करेंगे। अब धामी सरकार ने जो कमेटी बनाई, पहले तो कमेटी की रूपरेखा पता चले और फिर कमेटी के रिकमेंडेशन, फिर बात ड्राफ्ट तक आएगी। लेकिन यह जरूर है, अभी तक माना जाता था गोवा में केवल एक राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और उसकी भी वजहें बहुत दूसरी हैं। वो पुर्तगाल का राज्य जब वहां पर था वो उसकी देन है। लेकिन उत्तराखंड पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो अपने आप आजादी के बाद यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा है। तो इस पर बहस आगे भी होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी, तस्लीम रहमानी जी, कुरैशी साहब, मारिया जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।